नमस्कार दोस्तों, मैं विनय श्रीवास्तव आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एसपी एक्सपर्ट एजुकेशन में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो आखिर हम बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे कार्य करता है और इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम जानते हैं कि 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा देशों को हानि पहुंची थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जन धन सबकी नुकसान हुआ था। इससे बचने के लिए सभी देशों ने मिलकर एक लीग ऑफ नेशन बनाया था, लीग ऑफ नेशन। इसका उद्देश्य था कि आने वाले समय में दूसरा विश्व युद्ध ना हो और जो अब तक हानियां हुई हैं इस तरह की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन ये अपने काम करने में असफल रहा लीग ऑफ नेशन। और हम जानते हैं कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, जो 1945 तक चला। 1 सितंबर को जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया, उसी दिन से ये दूसरा वर्ल्ड वार शुरू हो गया। तो हुआ ये कि इस तरह से तो पूरा विश्व ही खत्म हो जाएगा, तो जरूरत पड़ी कि अब कुछ किया जाए, कोई एक ऐसी संस्था लाया जाए जो इन सब युद्धों पे काम करे। यहाँ पे ये सब युद्ध दो देशों के बीच में हुए विवाद या दो से अधिक देशों के बीच में हुए विवादों को सुलझाया जाए। ठीक, तो 1945 में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, यूएसए प्रेसिडेंट, उन्होंने एक चार्टर पेश किया। इनका नाम था डी रूजवेल्ट। डी रूजवेल्ट ये अमेरिका के 32वें प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था लाई जाए, एक ऐसा चार्टर लाया जाए जिसके तहत हम इस तरह के विश्व युद्धों को या होने वाले युद्धों को रोक सकें। तो यहाँ से अप्रैल में एक चार्टर पे बात की गई। अप्रैल 1945 में इसमें 50 देशों ने भाग लिया और 26 जून 1945 को ये चार्टर एडॉप्ट कर लिया गया। चार्टर को एडॉप्ट कर लिया गया। कभी कभी ये डेट भी पूछ लेता है। और 24 अक्टूबर को 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आ गया। इसीलिए हर साल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य है कि आने वाले समय में इस तरह की दोबारा संभावना ना हो कि फिर से विश्व युद्ध हो या किन्हीं दो देशों के बीच में युद्ध हो। इस तरह की स्थितियों को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है और साथ ही साथ ये दो राष्ट्रों के बीच में मित्रता बढ़ाने का भी काम करता है। तो इसके काम करने के एक तरीके के लिए हुआ है कि एक मुख्यालय इसका होना चाहिए। तो इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय एक अंग जो है वो हेग में है। उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो एक एक इसके जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। और इस समय इसके जो चीफ हैं, चीफ को यहाँ पे महासचिव कहा जाता है, एंटोनियो गुटेरस। ये पुर्तगाल के हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि एंटोनियो गुटेरस किस देश से संबंध रखते हैं और मौजूदा समय में एंटोनियो गुटेरस किस देश के किस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। तो इनका कार्यकाल 2017 से शुरू हुआ है और ये 2022 में रिटायर हो जाएंगे।
और जो महासचिव का कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए ही होता है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल 193 देश हैं और 2 देश ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में हैं। 193 देश में जो लास्ट अंतिम में जो ऐड हुआ है वो है साउथ सूडान। और ये जो 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, एक है हॉली सी और एक है पैलेस्टीन। पैलेस्टीन को हम फिलिस्तीन भी कहते हैं। हॉली सी जो है इसकी कैपिटल जो है वेटिकन सिटी है। ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। तो ये रहा इसकी संरचना और इसके 6 आर्गन के बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला आर्गन है इसका जनरल असेंबली, इसको कहते हैं महासभा। महासभा में हर देश से, प्रत्येक देश से एक सदस्य की नियुक्ति होती है। प्रत्येक देश से एक सदस्य का भाग लेना अनिवार्य है। प्रत्येक देश से एक सदस्य का भाग लेना अनिवार्य है। मैक्सिमम 5 सदस्य भाग ले सकते हैं, लेकिन सब जितने भी सदस्य होंगे वो किसी एक टॉपिक पे ही बात करेंगे, वो अलग अलग अपना राय नहीं रखेंगे। यहाँ पे जो इनकी बैठक होती है संयुक्त ये जनरल असेंबली की, इनकी बैठक जो होती है वो हर साल सितंबर से लेके दिसंबर तक होती है। इस दौरान हर साल इनकी बैठक होती है, साल में एक बार होती है। और जो 193 सदस्य हैं उनमें से प्रत्येक देश से एक एक सदस्य का यहाँ पे आना अनिवार्य है। और सभी के वोटिंग राइट, सभी देशों के मताधिकार बराबर होते हैं। सभी देशों के मताधिकार बराबर होते हैं, मतलब जितना मान लीजिए अमेरिका का 1 वोट है 1 के बराबर, तो इंडिया का भी 1 वोट 1 के बराबर। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि अमेरिका इज इक्वल टू इंडिया, क्योंकि वोटिंग राइट इक्वल है तो इनके अधिकार भी बराबर हैं। यानी यहाँ पे कुछ भी कोई रिजोल्यूशन पास होगा, कुछ भी होगा, तो यहाँ पे सबका अधिकार बराबर होगा उसको सिलेक्ट करने में। तो मेनली महासभा का कार्य क्या होता है? पहला कार्य है इसका, पहला कार्य है नए सदस्यों का चुनाव। किसी भी सदस्य का जब चुनाव होता है तो उसको 2/3 मेजॉरिटी से, 2/3 बहुमत से चुनाव होता है। और इसका जो दूसरा काम है वो ये है कि बजट पारित करना। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, उसके लिए पैसे की भी जरूरत होगी, तो उसे बजट भी पारित करना होगा। तो इसका बजट 2 साल के लिए पास होता है। इस बार 2019 से 2021 के लिए बजट पारित हुआ है, जिसमें भारत जो है टॉप 50 में है, टॉप 25 में है सॉरी, और 21वें पोजीशन पे है। पिछली बार हमारा पोजीशन टॉप 10 में था, लेकिन इस समय हम टॉप 25 में है हमारा पोजीशन। इसमें पैसे का जो कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे हम 21th रैंक पे आते हैं। तो ये है इसका काम, जनरल असेंबली का नए सदस्यों का चुनाव करना, बजट पारित करना, और साथ ही साथ कुछ मुद्दों पे सभी का राय लेना। अब हम दूसरे ऑर्गन के बारे में देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी काउंसिल। इसको कहते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद में कुल 5 सदस्य हैं जो अस्थायी हैं।
और 10 सदस्य अस्थायी हैं। ये जो 5 सदस्य अस्थायी हैं ये हैं कौन कौन से? ये हैं आपके अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। ये 5 देश जो हैं ये अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, सिक्योरिटी काउंसिल के, और बाकी के जो 10 सदस्य हैं ये अस्थायी होते हैं और हर 2 साल पे ये इनका चुनाव होता है। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में इंडिया जो है, इंडिया का भी इलेक्शन इन 10 सदस्यों में हुआ है। इंडिया भी अभी इलेक्ट हुआ है 10 सदस्यों में। ये हमारे लिए खुशी की बात है। इसके पहले भी हम कई बार हो चुके हैं, शायद 7 या 8 बार हो चुके हैं। तो इसका काम क्या है सुरक्षा परिषद का? ये जो 5 सदस्य हैं इनका काम ये रहता है कि इनके पास वीटो की शक्ति होती है, वीटो पावर। वीटो पावर होता है निषेधाधिकार। अगर कोई देश कोई रिजोल्यूशन पास करता है तो ये अपने वीटो से उसको रोक सकते हैं या अपने शक्तियों से उसे पारित करा सकते हैं। इसीलिए कोई भी विश्व के लिए कोई अच्छी चीज आती है, कोई अच्छा रिजोल्यूशन पास होता है या विश्व की सुरक्षा और शांति की बात आती है तो ये 5 सदस्य सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों में किसी भी फैसले पे बहुमत के लिए कम से कम 9 सदस्यों का होना जरूरी है, 9 सदस्यों का। लेकिन अगर इन 5 सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य अगर किसी भी रिजोल्यूशन को मना कर देता है, किसी विधेयक को मना कर देता है, तो विधेयक या रिजोल्यूशन पास नहीं होता है। तो ये मेन पावरफुल ये सुरक्षा परिषद के मेन 5 पावरफुल कंट्री हैं। और भारत, जापान, ब्राजील ये सब देश अभी प्रयासरत हैं कि इनको भी सुरक्षा परिषद में स्थान मिले। अमेरिका भी काफ़ी प्रयास किया कि भारत को जगह मिले, लेकिन बार बार चाइना अड़ंगा लगा देता है। जैसे मसूद अजहर की बात हो रही थी जो मुंबई अटैक का मेन मास्टरमाइंड था कि उसको आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन बार बार चाइना उसमें अड़ंगा लगा दे रहा था। लेकिन अभी हाल ही में ऐसा हुआ कि चाइना भी सपोर्ट कर दिया। तो बड़े बड़े निर्णय जो होते हैं इन बिना इन 5 के सहमति के नहीं होते। इनमें 5 की सहमति अनिवार्य है, नहीं तो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये है सिक्योरिटी काउंसिल और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको वर्ल्ड का पुलिसमैन कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे हम कि 5 देश कौन कौन से हैं। ये पूछता है कि कौन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है। अब हम बात करेंगे सचिवालय की। यूनाइटेड नेशंस का एक सचिवालय है। सचिवालय का काम क्या होता है कि सचिवालय ही होता है जो सारे प्रशासनिक काम देखता है, सभी प्रशासनिक काम, सभी प्रशासनिक कार्य, सभी प्रशासनिक कार्य देखना। और मान लीजिए कि कोई रिपोर्ट है, कोई फैक्ट है, वो सारी चीजें इसका काम है पहुंचाना। तो सचिवालय का ही सचिव होता है, उसी को महासचिव कहते हैं। और वही महासचिव हमारे एंटोनियो गुटेरस हैं, जिनका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। अभी तक भारत से कोई इस महासभा का सचिव नहीं बना है। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं, पुर्तगीज हैं, और भारत की तरफ से अभी तक कोई इसका सदस्य नहीं बना है। लेकिन इससे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि जो पहले कौन इसके हेड थे, तो थे ट्रिग्वे ली। दूसरे
दूसरे थे डैग हैमर। और तीसरे जो थे यू थाट। अब ये लोग इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ जाती है यहाँ पे? इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन से महासचिव थे जिन्होंने अब त्याग पत्र दे दिया था। तो ट्रिग्वे ली ने त्याग पत्र दे दिया था, यानी कि रिजाइन कर दिया था। एकमात्र अभी तक के महासचिव हैं जो त्याग पत्र दे दिए थे। डैग हैमर पूछता है कि किस महासचिव का कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, इनका मृत्यु हो गया था। और यू थाट के बारे में पूछता है कि कौन पहले व्यक्ति थे जो नॉन यूरोपियन थे, मतलब यूरोपियन कंट्री से अलग थे। तो ये यू थाट जो थे ये थे म्यांमार के, ट्रिग्वे ली थे नॉर्वे के, और डैग हैमर थे स्वीडन के। आप लोग को पता ही होगा नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता है। तो नॉर्वे में शांति का पीस प्राइज दिया जाता है, आप लोग को पता होगा। बाकी स्वीडन के स्टॉकहोम में और सारे नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सचिवालय से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक। तो यही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो न्यूयॉर्क से बाहर है। ये इसका मुख्यालय आईसीजे का मुख्यालय हेग में है। हेग कहाँ पे है? ये नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में है। हेग जो है नीदरलैंड में है। तो हेग में इसका आईसीजे का मुख्यालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है कि दो देशों के बीच में हो रहे विवाद को सुलझाना। वो वार क्राइम के समय भी हो सकता है या नॉर्मली हो सकता है। और इससे क्वेश्चन जो बनते हैं कि पहला क्वेश्चन बनता है कि आईसीजे का मुख्यालय है कहाँ पे, और दूसरा क्वेश्चन इसका ये बनता है कि मौजूदा समय में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। तो हम एक सीक्वेंस में देख लेंगे कि अभी तक भारत के कितने लोग इस मुख्यालय में काम कर चुके हैं। तो अभी तक 4 लोगों ने इस मुख्यालय में काम किया है। जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था तो उस समय BN राव के बारे में आपने सुना था। इनका भारतीय संविधान के बनने में बहुत बड़ा रोल था। तो BN राव पहले व्यक्ति थे जो आईसीजे मुख्यालय में एज ए जस्टिस काम कर चुके हैं। और दूसरे जस्टिस थे नगेंद्र सिंह। दूसरे जस्टिस जो हैं वो हैं नगेंद्र सिंह। तीसरे जो हैं आर्यन पाठक जी हैं। और जो चौथे हैं वो हैं दलबीर सिंह भंडारी। तो हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे देश से 4 जस्टिस यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बन चुके हैं। जिसमें सबसे गौरवशाली क्षण उस समय आया जब नगेंद्र सिंह इसके उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष भी बने। तो ये क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की तरफ से कौन अध्यक्ष बना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे खास बात जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल कितने जज होते हैं? कुल जज की संख्या और कार्यकाल।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल जज की संख्या 15 होती है और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। यहाँ पे दोबारा भी इलेक्शन हो, दोबारा भी कोई जज इलेक्ट हो सकता है। दलबीर सिंह भंडारी जो हैं, इनका ये लगातार दूसरा कार्यकाल है। तो ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। ये दलबीर सिंह भंडारी दिल्ली हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जज रह चुके हैं। तो समझ सकते हैं लोग कितना इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं अपने आप में। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 5वां ऑर्गन जो है हमारा, वो है इकोसैक। इको से है इकोनॉमिक और सॉक से है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल का मेन उद्देश्य होता है कि दो राष्ट्रों के बीच में या एक से अधिक राष्ट्रों के बीच में अगर कोई विवाद है तो वहाँ पे ये ध्यान देना कि वहाँ पे ये आर्थिक एवं सामाजिक चीज़ें ना बिगड़ने पाएं और पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को मेंटेन करना, कोई देश कहीं पीछे ना रह जाए, कहीं कोई देश अनैतिक कार्यों के तहत आर्थिक और सामाजिक रूप से किसी देश के किसी हिस्से को या वर्ल्ड के किसी हिस्से को कोई प्रभावित तो नहीं कर रहा है। तो ये है मेन आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें 54 सदस्य होते हैं जो इससे जुड़े फैसले लेते हैं। एक रिजोल्यूशन पास होता है जिसके तहत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अपना कार्य करती है। अब जो हमारा सबसे लास्ट का ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद। न्यास परिषद इस समय एक्टिव नहीं है। इस समय ये सुसुप्तावस्था में कह सकते हैं। ये है तो, लेकिन ये अभी काम नहीं कर रहा है। एक इसलिए नहीं काम कर रहा है कि इसका मेन उद्देश्य जो था कि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई देश आदिम अवस्था में यानी बहुत ही गया गुजरा, बहुत ही पिछड़ा है, उसको आगे बढ़ाना। तो 1994 में एक देश था पलाऊ, जो कि प्रशांत महासागर में है। इसके लिए अंतिम बार इस परिषद ने काम किया था। उसके बाद कोई देश ऐसा नहीं बचा जो जरूरत से इतना ज्यादा पिछड़ा हो जिसके लिए इस परिषद की जरूरत पड़े। तो इस वजह से 1994 के बाद से लगभग ये ट्रस्टीशिप काउंसिल ठंडे बस्ते में पड़ा है। इसका कोई काम नहीं है, इस समय ये एक्टिवेट नहीं है। ये ऑर्गन के रूप में आज भी मौजूद है, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस समय एक्टिवेट नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये यहाँ से बनता है कि कौन सा ऐसा परिषद है जो इस समय एक्टिवेट नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ भाषाओं में इसका जब सचिवालय है, इसका मुख्यालय है, तो कुछ भाषाओं में काम करता होगा। हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है, यानी भाषा कौन कौन सा ये यूज करता है। तो भाषा यूज करता है ACEF और RS। इसको याद कर लेते हैं, देख लेते हैं। ए से अरेबिक यानी अरबी, C से चाइनीज यानी चाइना, E से इंग्लिश, F से फ्रेंच, R से रसियन और स्पेनिश।
ये कुल 6 भाषाओं को अधिकृत किया गया है। 6 भाषाओं में ये काम करता है, लेकिन मेनली इसका जो काम होता है केवल इन्हीं 2 भाषाओं में होता है। जो ऑफिशियल वर्क होता है, ऑफिशियल वर्क केवल इन्हीं 2 लैंग्वेज में होता है। मान्यता प्राप्त 6 भाषाएं हैं, लेकिन ऑफिशियल वर्क इन्हीं 2 लैंग्वेज में होता है। एक इंग्लिश है आपका, एक फ्रेंच है। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से मेनली टॉपिक पूछे जाते हैं, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो चाहे फैक्चुअल हो। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एक एक फैक्ट को ध्यान में रखिए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। और इसी के साथ देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें। आगे आपको जब ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आज हुआ, आगे इसकी पूरी सीरीज चलेगी। आपको बिम्स्टेक बताया जाएगा, आसियान बताया जाएगा, WTO बताया जाएगा। इस तरह जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्लास हुआ, WMO हुआ, FAO हुआ, तो सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सार्क हुआ, तो थोड़ा मोटिवेशन के लिए इसे लाइक करिए, इसे कमेंट करिए और शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।